Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu Alaikum viewer, this is Priya. Today we will start class 9th, History chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler. चंटू बंटू चिकली पिकली फटाफट से क्लास में आओ। आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। स्टोरी है ये यूरोप की कंट्री की जिसका नाम है जर्मनी। 1945 में स्प्रिंग सीजन में एक छोटा सा 11 ईयर ओल्ड बच्चा और इसका नाम हेलमुट था। रात में बेड पे सोने के लिए लेटा उसने सुना कि उसके पापा मम्मी डिस्कस कर रहे हैं कुछ सीरियस टोन में और उसके पापा उसकी मम्मी से बोल रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हमें अकेले सुसाइड करना चाहिए या पूरी फैमिली को एक साथ, क्योंकि जो एलाइज है ना वो हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने ज्यूस को और जो हैंडीकैप्ड लोग थे, अपाहिज लोग थे, उन लोगों पे बहुत अत्याचार किया है। नेक्स्ट डे हेलमुट के पापा उसको घुमाने के लिए ले गए वुड्स में। वो चाहते थे कि लास्ट टाइम अच्छे से बिता सके। और जब हेलमुट के फादर ऑफिस गए तो उन्होंने खुद को ही शूट कर लिया। इसके फादर की यूनिफॉर्म एकदम खून में हो गई थी, तो जो फैमिली फायर प्लेस थी ना वहाँ पर उस यूनिफॉर्म को जला दिया गया। अपने फादर की डेथ के बाद हेलमुट ने 9 इयर्स तक कुछ भी नहीं खाया घर में कि कहीं उसकी मम्मी उसे जहर ना खिला दें। ये सब सुनने के बाद बंटू बोलता है कि प्रिया मैम ऐसा क्यों हुआ। तब मैंने बताया कि जो हेलमुट के फादर थे ना वो नाजी को सपोर्ट करते थे, मतलब कि एडोल्फ हिटलर को। हिटलर का नाम तो तुमने सुना ही होगा, नहीं सुना तो पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। अब हिटलर जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाना चाहता था और यूरोप की जो कंट्रीज थी ना उन पे अपना हक जमाना चाहता था। उसने बहुत सारे बेगुनाह ज्यूस को मार दिया था 1945 में, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया खुद को। उसे लगा कि अब मैं नहीं जीतूंगा। और जो उसके मिनिस्टर थे गोबल्स और जो उसकी पूरी एंटायर फैमिली थी उसने सुसाइड कर लिया बर्लिन बंकर में। वो वॉर में हार रहा था, तो जब वॉर एंड हुई तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ जहाँ पे नाजी यानी कि जहाँ पे जो हिटलर था वो क्राइम करता था, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट पीस, मतलब वही लड़ाई करना, वॉर स्टार्ट कर देना। फॉर वॉर क्राइम्स मतलब वही दंगे फसाद करना। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये सबसे खतरनाक वो था क्राइम। इसमें गैस चैम्बर में लोगों को मार दिया जाता था और ये सब हो रहा था जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में। हिटलर ने मौके पे चौका मारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसने जीनोसाइडल वॉर स्टार्ट कर दिया। इसने बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस को मरवाया, जिसमें इंक्लूडेड थे 6 मिलियन ज्यूज और 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। आउशविट्ज में एक गैस चैम्बर था जिसमें ये सभी लोगों को इकट्ठा करके और एक पॉइजन गैस छोड़ देता था जिससे कि लोगों की डेथ हो जाती थी। नाजीज ने बहुत बुरा किया था लोगों के साथ, लेकिन जब नाजीज हार गए थे ना तो एलाइज ने ओनली 11 नाजीज को डेथ सेंटेंस किया, मतलब मार दिया। बाकी सबको उन्होंने जेल में डाल दिया था। तो भी देखा जाए तो नाजीज से तो कम ही पनिशमेंट दी ना। नाजीज तो बहुत ही गलत करते थे लोगों के साथ, क्योंकि एलाइज ने चाहते थे कि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ वैसा हो लोगों के साथ। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या, तो यही देखेंगे हम इस चैप्टर में। बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। बात है 20th सेंचुरी की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ये एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ। एलाइड पावर में थे फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और सेंट्रल पावर में थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया। जर्मनी को लगा था कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वॉर बहुत ही लंबा चला, जिसकी वजह से यूरोप के सारे रिसोर्सेज खत्म होते चले गए। जर्मनी ने स्टार्टिंग में फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था, लेकिन 1917 में यूएस ने एक हीरो की तरह एंट्री ली और एलाइज के साथ मिलके जर्मनी और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। जर्मनी हार चुका था, इस वजह से उसको अपना एम्परर त्यागना पड़ा। बिकॉज ऑफ दिस बाकी जो पार्टीज थी वो पॉलिटिक्स में आने लगी, क्योंकि किसी ना किसी को तो पूरा एम्पायर संभालना ही था ना।
और वाइमर में एक नेशनल असेंबली स्टैब्लिश हो गई। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, वो भी फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। जर्मन की पार्लियामेंट को राइक्सटैग बोला जाता था और अब यहाँ पे जो डेप्यूटीज थे वो इलेक्ट होते थे। वोट देने का राइट सभी को था, जितने भी एडल्ट्स थे इंक्लूडिंग वीमेन। लेकिन ये रिपब्लिक जर्मनी के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एलाइज ने किया जर्मनी के लोगों के साथ वो बहुत ही बेकार था। एक पीस ट्रीटी रखी थी वर्साइल में, उसके अकॉर्डिंग जो जर्मनी है उसने अपनी ओवरसीज़ कॉलोनीज लॉस कर दी। 10% पॉपुलेशन, 13% अपनी टेरिटरी, 75% आयरन, 26% कोल, ये सब कुछ उसने लॉस कर दिया। इतना नुकसान हो गया था जर्मनी का इस पीस ट्रीटी की वजह से। मिलिट्री भी छीन ली थी, जिससे कि जो जर्मनी है वो एलाइड पावर से लड़ ही ना सके। और वॉर गिल्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है एलाइड कंट्रीज़ ने जो सफ़र किया, जो भी नुकसान हुआ वॉर में, उन सब का। इस वजह से जो जर्मनी है उनको फोर्स किया गया तुम्हें 6 यूरो बिलियन कंपनसेशन देना पड़ेगा एलाइड को। एलाइड की जो आर्मीज थी उन्होंने राइनलैंड में जो रिच रिसोर्सेज थे ना वहाँ पे भी ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया। तो जो जर्मन के लोग थे उन्होंने बोला कि ये जो एलाइड लोग हैं इन लोगों की गलती नहीं है, ये तो जो हमारे वाइमर रिपब्लिक के लोग हैं उन्होंने किया है, उन्होंने पीस ट्रीटी पे साइन किया है, तभी तो जो एलाइड लोग हैं वो सब कुछ छीन रहे हैं हम जर्मनी लोगों से। और जर्मनी के लोगों ने कहा कि इसी वजह से तो हम लोगों की हार हुई है वॉर में। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर, इस वॉर का जर्मनी के लोगों पे साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली बहुत ही बुरा असर पड़ा था। जो भी कंट्री पैसा दिया करती थी अब उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो पैसे मांगने लग गई थी और कंट्री से। जो पर्सन वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करता था, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कैथलिक्स हो या डेमोक्रेट्स हो, तो उन्हें कहा जाता था कि आप लोगों की वजह से पूरा जर्मनी सफ़र कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ही पीस ट्रीटी पर साइन किया था। तो इसको बोला जाता था नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि जर्मनी के लोग वाइमर रिपब्लिक के लोगों को एक क्रिमिनल की नज़र से देखा करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप की सोसाइटी और पॉलिटी पे काफ़ी गहरा असर पड़ा था। सोल्जर्स को भी सिविलियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी। पॉलिटिशियंस ने कहा कि जो मैन है उन्हें एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन होना चाहिए। वैसे बस कहने की बात थी कि सोल्जर्स को इंपॉर्टेंस मिल रही है, बेचारे सोल्जर्स तो इतनी बुरी हालत में रहते थे, ट्रेंचेस मतलब जो गड्ढे होते थे उनमें रहते थे, और वहाँ भी पॉइजनस गैस और एनिमी शेलिंग, मतलब इन सब चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता था। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे रशिया में रशिया रेवोल्यूशन में बोल्शेविक पार्टी थी, इसी तरीके से जर्मनी में भी स्पार्टिसिस्ट लीग बनी। इन स्पार्टिसिस्ट लीग के लोगों की डिमांड थी कि हमारी कंट्री सोवियत स्टाइल गवर्नेंस बने, लेकिन सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स नहीं चाहते थे कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस बने जर्मनी में। तो इन्होंने बोला स्पार्टिसिस्ट लीग से कि तुम ना वाइमर रिपब्लिक में आओ, हम बैठ के मीटिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे क्या करना है अपनी कंट्री का। स्पार्टिसिस्ट लीग को वाइमर रिपब्लिक में बुलाने के बाद सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ने उनको क्रश करने की कोशिश करी। फ्री कॉप्स की हेल्प लेके, फ्री कॉप्स जो सेना थी, जो मिलिट्री थी, उनसे कहा कि जो स्पार्टिसिस्ट लीग है ना इनको क्रश कर दो, मार दो। स्पार्टिसिस्ट इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने खुद की एक पार्टी बना ली जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। 1923 में ये जो पॉलिटिकल लड़ाई हो रही थी, स्पार्टिसिस्ट जिन्हें कम्युनिस्ट बोला गया था और जो इनके अगेंस्ट में सोशलिस्ट थे, मतलब जो कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट की लड़ाइयाँ हो रही थी, इसकी वजह से पूरे जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी। अब जर्मनी के पास पैसा तो था नहीं, तो इन लोगों ने लोन भी लिया और गोल्ड पे भी लोन लिया। अब सब कुछ, सारा गोल्ड ख़त्म हो गया, सारे पैसे ख़त्म हो गए, कोई इनको लोन नहीं दे रहा, तो अभी लोन इनको वापस तो करना पड़ेगा ना। तो जर्मनी ने मना कर दिया कि भाई हम तो लोन दे नहीं सकते वापस, कैसे रिपे करें। तो फ्रांस से लोन लिया था इन्होंने। तो फ्रांस ने क्या करा कि जो एक प्लेस है जर्मनी में उसको कब्जा लिया। इस प्लेस पे जितना भी कोल था वो अब फ्रांस का हो गया। अब मनी रिलेटेड प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होने लगी कि जो जर्मनी है ना उसने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी। मतलब जो नोट थे ना, नंबर ऑफ़ नोट्स ज़्यादा प्रिंट करने स्टार्ट कर दी, जिससे कि जो लोग हैं उनको पैसा मिल पाए। लेकिन ये चीज़ गलत थी। अब पैसा तो ज़्यादा प्रिंट कर लिया, अब सामान ही नहीं है, गुड्स ही नहीं है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम पैसा दोगे तब जाके तुम्हें थोड़ा सा सामान मिलेगा। इस तरीके की प्रॉब्लम आने लगी। जर्मनी की जो करेंसी है उसका नेम है मार्क। तो $1 के इक्वल 24,000 मार्क थे जुलाई में। उसके बाद $1 के इक्वल 3,50,000 मार्क्स हो गए। मतलब देखो जो करेंसी है उसकी कितनी, एक तरीके से उसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो रही है। और अगस्त में तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो $1 खरीदने के लिए 24,000 चाहिए होंगे और अगस्त में उसी $1 को खरीदने के लिए 3,53,000 मार्क्स चाहिए होंगे और अगस्त में 46,21,000 रुपीज़ देंगे तब जाके हमें $1 मिलेगा। तो ऐसे बढ़ रही थी करेंसी। देखा जाए तो वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही थी करेंसी की। मतलब $1 खरीदने के लिए हमें इतना ज़्यादा मार्क देने पड़ रहे थे। अब एक ब्रेड खरीदने के भी लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें जो प्राइस होता है ना गुड्स का, सामान का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर आया अमेरिका जर्मनी की हेल्प करने के लिए और इंट्रोड्यूस किया डॉज प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग अमेरिका जर्मनी की फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन 1924 से 1928 तक स्टेबिलिटी रही जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी ना शॉर्ट टर्म लोन पे डिपेंड था जो यूएसए दे रही थी उसे। बट अचानक ही यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। मतलब जो शेयर मार्केट है वो फॉल हो गई, गिरती चली गई। अब इस वजह से लोगों को डर लग गया और उन्होंने अपने शेयर्स बेचने स्टार्ट कर दिए। देखा जाए तो यूएस में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी। एक ही दिन में 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए और इस वजह से आ गया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। नेक्स्ट 3 इयर्स में 1929 से लेकर 1932 तक यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो फॉल हो गई, एकदम हाफ हो गई। इस वजह से जो फैक्ट्रीज हैं वो भी बंद होने लग गई, एक्सपोर्ट भी ख़त्म होने लगे एक तरीके से, और जो फार्मर्स हैं वो भी सफ़र कर रहे थे। और ऐसा ही नहीं है कि बस यूएस में ही इस चीज़ का इफेक्ट पड़ा, इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा था। इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा जर्मनी को पड़ा, क्योंकि जर्मनी जो है वो यूएस से हेल्प ले रहा था। अब बेचारा यूएस ही इतना क्राइसिस में है, इतना परेशान है, तो वो कैसे हेल्प करेगा जर्मनी की। 1929 से और 1932 के बीच में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% रिड्यूस हो गया था। जो वर्कर्स थे उनकी जॉब छूट गई थी, या फिर जिनको वेजेस मिल रहे थे बहुत कम वेजेस मिल रहे थे वर्कर्स को। और एक तरीके से देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आ गई थी, लोगों को काम करने को नहीं मिल रहा था। इस वजह से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा। अब वो ऊट पटांग काम करके, उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाएंगे। अब जो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं वो देख रहे हैं कि यार उनकी जो सैलरी है और जो पेंशन है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है, सेविंग भी ख़त्म होती जा रही है। जो बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन थे, रिटेलर्स थे, वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, उनका जो बिज़नेस था वो सब कुछ फिनिश हो चुका था। बट जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे उनकी कंडीशन थोड़ी बहुत बेटर थी इन लोगों से। बट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उन लोगों की भी जो बार्गेनिंग पावर थी वो एक तरीके से वीक पड़ गई थी। बिग बिजनेसमैन थे वो भी क्राइसिस में फंसे हुए थे, और जो पीजेंट्री है, जो फार्मर्स हैं और जो वीमेंस हैं वो भी काफ़ी सफ़र कर रही थी। पीजेंट्री के जो फार्मर्स का एग्रीकल्चर प्राइस था वो काफ़ी फॉल हो गया था, एकदम गिर गया था। और जो वीमेन थी वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था करने को। तो देखा जाए तो सबके सब परेशान थे। जर्मनी में ये सब वाइमर रिपब्लिक की वजह से हुआ, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक अनस्टेबल थी, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी उसमें, और जो डिक्टेटरशिप था उससे कमज़ोर पड़ रही थी। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग वोट हो रहे थे यहाँ पे, कि मेजॉरिटी जो पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग वोट होगा, तो यहाँ पर मेजॉरिटी हो ही नहीं पा रही थी, लोग इतने परेशान थे। तो जो भी पार्टी बनती थी वो कोएलिशन, मतलब 2-3 पार्टी मिलकर एक पार्टी बनाती थी। आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है उसको पावर मिली हुई थी कि वो सिविल राइट को सस्पेंड कर सकती है, तो भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया यहाँ पर। मतलब लोगों के बारे में सोचा ही नहीं गया, बेचारे सफ़र कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर बहुत ज़्यादा निर्दयी था और उसने लोगों पे बहुत अत्याचार किया था। इसकी पावर इसलिए राइज हुई थी क्योंकि जो जर्मनी है उसमें सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी में क्राइसिस आए थे, तो उसका फ़ायदा हिटलर ने उठा लिया। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था ऑस्ट्रिया में।
हिटलर का जो बचपन था वो बहुत गरीबी में गुजरा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो आर्मी में इसने पार्टिसिपेट भी लिया था और इसे काफ़ी सारे मेडल्स भी मिले थे। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया तो इसे बहुत गुस्सा आया और ट्रीटी ऑफ वर्साइल को देख के तो ये आग बबूला ही हो गया। 1919 में हिटलर ने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में इसने इस पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया और इसे ही बोला जाता है नाजी पार्टी। हिटलर का शैतानी दिमाग चलने लगा। 1923 में हिटलर ने बवेरिया को कंट्रोल करने की सोचा। वो सोच रहा था कि बवेरिया वाला एरिया मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट नाजीज को 1930s तक कोई सपोर्ट नहीं मिला। बट जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो नाजिज्म का मतलब जो हिटलर था ना, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद ये हमें बचा लेगा। और 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% वोट मिले। बट 1932 में इन लोगों को 37% वोट्स मिले। तो देखा जाए तो इनकी पॉपुलैरिटी 1930 के बाद इंक्रीज हुई है। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, इस वजह से लोग उसकी बातों में आ गए थे। उसने प्रॉमिस किया कि हम अपने जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे और जो वर्साइल ट्रीटी हुई है ना उसको हटाया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, लोगों को रोज़गार दिया जाएगा और जो यूथ है ना उनके फ्यूचर को सिक्योर किया जाएगा और जो जर्मनी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसको ख़त्म किया जाएगा, जिससे कि कोई भी फॉरेन कंट्री आके जर्मनी पे कब्जा ना कर पाए। इसका एक न्यू स्टाइल था पॉलिटिक्स का। हिटलर जगह जगह जाके रैलीज करता था और इसकी जो रैलीज होती थी ना उसमें बहुत सारे लोग होते थे, जिससे कि ये लगता था कि यूनिटी है इस कंट्री में और सभी लोगों को ये लगता था कि यार ये जो हिटलर है ना ये कुछ अच्छा करेगा जर्मनी के लिए। हिटलर ने अपने काफ़ी सारे सिंबल्स भी निकाले, जैसे कि रेड बैनर पे स्वास्तिक बनाया आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नाजी सैल्यूट। ये लोगों को ये दिखाना चाहता था कि ये एक तरीके से मसीहा है जर्मनी का और ये बहुत सारे चेंजेस ला सकता है जर्मनी में। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ने हिटलर को ऑफर किया चांसलरशिप के लिए, जो कि हाईएस्ट पोजीशन थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की। हिटलर को तो इसी मौके की तलाश थी। वो खुश होने लगा, हा 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 हा, अब तो मैं डेमोक्रेटिक रूल को हटा के ही मानूंगा और अपनी पावर ला के ही रहूंगा। अचानक से जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लग जाती है तो इसका फायदा हिटलर उठाता है और बोलता है कि फायर डिक्री, मतलब कि एक आदेश जो हिटलर का है उसके अकॉर्डिंग 28 फरवरी 1933 में सभी लोगों का सिविल राइट सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली, इन सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब लोगों की फ्रीडम उनसे छीन ली गई, जो हिटलर बोलेगा वही होगा। अब हिटलर अपनी मनमानी करने लगा और उसने सबसे पहले टारगेट बनाया अपने एनिमीज़ को। उसने अपने एनिमीज़ को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ऐसा कैंप था जहाँ पे लोगों को आइसोलेट करके रखा जाता था, मतलब अलग अलग रखा जाता था। अगर कोई वहाँ से भागने की कोशिश करता था तो उसे करंट लग जाता था, क्योंकि जो कैंप था उसके पूरे आसपास इलेक्ट्रिक वायर थी, तो इसलिए अगर कोई भी इस कैंप में फंसा तो वो बाहर नहीं निकल पाता था। 3 मार्च 1933 में एक एक्ट पास हुआ, एनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पूरे जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ गई थी। अब बस हिटलर का रूल चल रहा था। जर्मनी में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको बैन कर दिया गया। अब बस एक नाजी पार्टी थी जो कि हिटलर की थी, बस उसी को बोला गया कि जो है यही है, अब यहाँ पे इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाए। नाजी पार्टी ने जर्मनी के इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी पे कंप्लीट कंट्रोल कर लिया। नाजीज जिस तरीके से सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहते थे उसके लिए इन्होंने स्पेशल सर्विलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट की। हिटलर लोगों पे कड़ी नज़र रखता था। वो रेगुलर पुलिस के साथ साथ एसए और स्टॉर्म ट्रूपर्स इंक्लूडिंग द गैस्टेपो जो सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी, और जो एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, इन सब का यूज़ करता था।
जिससे लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए। अब जो नाजीज थे वो लोगों के साथ अत्याचार करने लगे। किसी को भी उठा के गैस्टेपो टॉर्चर चैम्बर में पटक देते थे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, या फिर किसी को अरेस्ट कर लेते थे बिना बात के ही। रिकंस्ट्रक्शन। जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा थे, तो जो हिटलर था उसने इकोनॉमिक रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ालमार्क शार्क को दे दी। अब जो ज़ालमार्क शार्क थे उनका एम था फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट देना, और इन्होंने ये सारी चीज़ें स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के थ्रू की। अब इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ना सुपर हाईवेज बने जर्मनी में, और जो पीपल्स की कार है वॉल्क्सवैगन, नाम तो आपने सुना होगा। अच्छा, किस किस ने वॉल्क्सवैगन कार का नाम सुना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखा जाए तो हिटलर की फॉरेन पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी रही। 1933 में इसने लीग ऑफ नेशन से भी खुद को हटा लिया, और 1936 में इसने राइनलैंड पे दोबारा से कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट किया, मतलब एक कर दिया 1938 में, और स्लोगन था इसका वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट जिसका नाम था सुडेटेनलैंड, उसको भी हिटलर ने अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ पे जर्मनी की लैंग्वेज बोली जाती थी, और धीरे धीरे चेकोस्लोवाकिया को भी अपने अंडर में कर लिया। इंग्लैंड ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जो पीस ट्रीटी हुई थी उसकी वजह से जर्मनी के लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है। हिटलर अभी भी शांत नहीं हुआ था, उसे चाहिए था कि मैं और कंट्री पे अपना कब्जा कर लूँ। तो ये सब देख के ना जो शार्क था उसने एडवाइस किया हिटलर को कि देखो ऐसे इन्वेस्टमेंट मत करो, वैसे ही हमें और कंट्री से पैसा ले लेकर तब अपना काम चलाना पड़ रहा है, और तुम ये पैसा भी पूरा वॉर में खर्च कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो फिर हिटलर ने बोला चल चल तू क्या मुझे सिखाएगा, भाग यहाँ से। शार्क बोलता है कि अरे हद है हिटलर, तुमने खुद ही तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं पूरा इकोनॉमिक को रिकवर करूँ। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। हिटलर को इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हिटलर ने सोचा कि मुझे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, इसके लिए मुझे अलग अलग टेरिटरी पे कब्जा करना पड़ेगा, वहाँ से रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे, तब मेरा काम चलेगा। सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और उसे भी अपने कब्जे में कर लिया। इसी वजह से स्टार्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फ्रांस और इंग्लैंड में भी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। 1940 में ट्राई पार्टी पैक्ट हुआ, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान एक साथ हो गए। इस वजह से बोला गया ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री कंट्री एक साथ हो गई। अब हिटलर की पावर और स्ट्रॉन्ग बन गई। 1940 में तो हिटलर की पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हर जगह हिटलर के ही चर्चे हो रहे थे। अब हिटलर ने सोचा हा अब तो मैं ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उन पे भी कब्जा करूँगा। अब जो मेरा लॉन्ग टर्म एम था वो कंप्लीट होने वाला है लगता है। वेस्टर्न फ्रंट से तो लड़ ही रहा था, जो फ्रांस और इंग्लैंड है उससे तो जर्मनी लड़ ही रहा था, लेकिन साथ साथ इसने ईस्टर्न फ्रंट के साथ भी लड़ाई स्टार्ट कर दी। इसने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन पर 1941 में। अब ये पंगा इसे थोड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट पे सोवियत आर्मीज थी, उसने जर्मनी को हरा दिया। अब कोई भी पर्सन दो लोगों से लड़ाई करेगा तो वो हारेगा ही ना। हिटलर एक साइड फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ रहा था और दूसरी साइड सोवियत यूनियन से, तो जो सोवियत की रेड आर्मी थी उन्होंने हराना ही था ना इसको। मीनवाइल इसी टाइम पर जो यूएसए था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसने काफ़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही, तो इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट लेने का। बट जापान ने यूएसए को मजबूर कर दिया था, क्योंकि जापान अपनी पावर को ईस्ट साइड में बढ़ा रहा था और इसने फ्रेंच इंडो चाइना पे भी अपना कब्जा कर लिया था, उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। और जो यूएस नेवल है पैसिफिक में, वहाँ पे भी अटैक करने की कोशिश की। तो जो जापान था ना वो हिटलर से सपोर्ट ले रहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं यूएस के जो पर्ल हार्बर है ना उस पर अटैक करूँगा। तो वहाँ पर उसने अटैक किया। जैसे ही अटैक किया तो यूएस को आना ही पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे ही यूएस आया 1945 में ये वॉर एंड हो गई और हिटलर
हार गया। यूएस ने जापान से बोला, बेटा हमसे पंगा, रुक अभी बताते हैं हम तुझे। जापान में जो हिरोशिमा है ना, वहाँ पर यूएस ने एटम बम गिरा दिया और जापान की हालत खराब हो गई। अब आप सबको ये आइडिया लग गया होगा कि ये जो वॉर हुआ ये हिटलर की वजह से हुआ। ना हिटलर होता ना ये वॉर होता। हिटलर बाबा क्या कर डाला तुमने ये। चलो चलते हैं दोबारा हम हेलमुट और उसके फादर की स्टोरी पे। अब आपको पता चल गया होगा कि जो हेलमुट के फादर थे वो नाजी को सपोर्ट करते थे। तो नाजी को जो सपोर्ट करते थे वो क्राइम को सपोर्ट करते थे, क्योंकि नाजिज्म जो हिटलर था उसने बहुत ही गलत किया था लोगों के साथ। ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम पार्ट 2। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.